हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया है, मस्त है। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट यानी बायो-सावर्ट लॉ। बच्चों, इस लॉ की बात करें तो इससे पहले एक बार हमें ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करना चाहिए। तो वहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था? वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि आपका कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये हमने वहाँ पे डिस्कस किया था बच्चों। कोई भी करंट कैरिंग वायर कंडक्टर है, उसमें अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो वहाँ पे हमने सिर्फ इतना देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। आपका मैग्नेटिक कंपास था, उसकी जो मैग्नेटिक निडल थी वो क्या हो रही थी? डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो हमने ये पता लगा लिया कि भाई हाँ, मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन बच्चों, इस लॉ में हम क्या करेंगे? उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लो ये आपका वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो इस वायर की वजह से एक पॉइंट आप क्या करोगे? पी कंसिडर करोगे। तो इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो हमें वैल्यू निकालनी है। तो आइए बच्चों, क्लास को डिस्कस करते हैं। प्लस ये टॉपिक बच्चों आपका वैसे तो छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें हमें इतनी इन्फॉर्मेशन अभी गेन करेंगे बहुत सारी। हम कुलाम्स लॉ और बायो-सावर्ट लॉ में कुछ जो सिमिलरिटी है या जो उनके बीच में डिफरेंस है वो भी डिस्कस करेंगे। प्लस हम म्यू नॉट और आपका एप्सिलॉन नॉट दोनों की जो आपकी जो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तब जो वैल्यू आती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं? बायो-सावर्ट लॉ। एक्चुअली बायोट और सावर्ट दो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? बायो-सावर्ट लॉ बोलते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम पूरा डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, हमारे पास एक वायर है, उसका हमने पार्ट एक्स वाई ले रखा है। अब हमें इस एक्स वाई पार्ट को भी ज़्यादा फोकस नहीं करना, हमें सिर्फ फोकस करना है इस छोटे से एलिमेंट पर, जो जिसकी लेंथ कितनी है? डीएल है। यानी एक्चुअल में आपका वायर तो है, कितना लंबा हमें कोई मतलब नहीं है, उसका हम एक्स वाई पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है भाई, कर लो। इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो आई है, ठीक है। लेकिन हमें मेन फोकस करना है कि जो वायर है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है आई है, और उसका भी हमें एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करना है, वो है आपका डीएल लेंथ का। और इस पार्ट से आर डिस्टेंस पर हमने एक पी पॉइंट ले रखा है। ठीक है, और उस पी पॉइंट हमें क्या निकालना है? इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं। हम देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि आपका जो बच्चों ये आपने एलिमेंट ले रखा है, इसकी डायरेक्शन कंसिडर करनी है हमें। ठीक है, करंट की डायरेक्शन तो बच्चों ऐसी है, और इसकी डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे। तो एक्चुअल में जो आपका करंट एलिमेंट है आईडीएल, ठीक है, करंट एलिमेंट आप बोल सकते हो आईडीएल। तो इसमें जो डीएल है वो एक्चुअल में आप उसको वेक्टर शो कर सकते हो। ठीक है, आईडीएल करंट एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि इतने पार्ट में करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई फ्लो हो रही है, और इसकी लेंथ कितनी है? डीएल है। डीएल वेक्टर बोल दो चाहे आप। ठीक है, तो उस कंडीशन में इस करंट एलिमेंट को आप कैसे बताओगे? वो बताओगे आईडीएल। तो ये एक्चुअल में ये करंट एलिमेंट है, ये वेक्टर को शो कर रहा है, और इसकी डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन में। और ये जो आपका बच्चों आर वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन तो फिक्स है ही। इनके बीच में बच्चों एंगल कितना है? थीटा है। तो ये आपका डायग्राम पूरा हो गया। अब हमें तो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। देखो, हम बच्चों अगर बात करें, बायो-सावर्ट सर ने जो हमें बताया था उसके अकॉर्डिंग बात करें, तो देखो आपका जो एलिमेंट है वो क्या है? छोटा एलिमेंट है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी? स्मॉल आएगी। देखो, लार्ज वैल्यू होती है तो बच्चों हम एल से डिनोट करते हैं, और फिर हम बी से डिनोट कर देंगे। आपकी स्मॉल वैल्यू है तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या लगा दो? डी एल डी बी कर दो। इसका मतलब आप स्मॉल वैल्यू को कंसिडर कर रहे हो। तो बच्चों अगर बात करें, बायो-सावर्ट सर ने चार कंडीशन बताई थी कि इस करंट एलिमेंट की वजह से जो पी पॉइंट है उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सबसे पहले होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों। अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। सेकंड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये आपका क्या है? ये होता है आपका जो आपने एलिमेंट ले रखा है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपने इतनी लेंथ ले रखी है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो आप कंसिडर कर लोगे। अगर आप वायर की लेंथ ज़्यादा ले लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा बच्चों? ज़्यादा होगा। थर्ड कंडीशन क्या है बच्चों? ये क्या होता है? जो आपकी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ये होगी। यानी अगर आप वायर से दूर जाओगे तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कम ही होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वीक होगा।
लास्ट कंडीशन देखो बच्चों क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपका आर वेक्टर क्वांटिटी है और डीएल क्या वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो जैसे जैसे हम बच्चों, आपने जो एंगल ले रखा है इस एंगल को अगर आप चेंज करते हो ना, एंगल को अगर आप चेंज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो उस कंडीशन में या तो हमारे पास cos थीटा आएगा या sin थीटा आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर तीन वेक्टर है, तो तीन वेक्टर है तो एक्चुअल में दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरा वेक्टर आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट टाइप से कंडीशन बनेगी। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा बच्चों, ये थीटा है उसके साइन थीटा के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये आपकी फोर कंडीशन हो गई। अब इन कंडीशन में क्या करो बच्चों, कंबाइन करो। ठीक है, इन अगर हम कंबाइन करके लिखेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी डी बी वेक्टर, वेक्टर शो कर दो। ठीक है, ये ऐसे एक बार वेक्टर बाद में शो कर देंगे, वो हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा। ये तो तीनों क्या प्रोपोर्शनल है, अपोन में क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर। तो ये आपकी क्या आ गया, एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और आपकी जो ये कंडीशन है, ये या तो आपने एयर ले रखा है या वैक्यूम ले रखा है। तो उस कंडीशन में आपका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो आएगा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बच्चों आपकी वैल्यू आ गई फाइनल वैल्यू। यानी इतना सा वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, और आर डिस्टेंस पर, और एंगल है थीटा। तो उस पर पी पॉइंट आपने ले रखा है, तो उस पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों इसकी बात करते तो ये तो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। देखो ये आपका क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये जो आपका है, ये आपका है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। देखो ये वैल्यू आई कैसे, वो भी हम डिस्कस कर लें। ठीक है, लेकिन बच्चों हम ये तो, हमें अगर इसको डिस्कस करना है तो, इसको डिस्कस करना है तो कैसे करोगे आप ऐसे करोगे, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई 10⁻⁻7 टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। दोनों ही वैल्यू बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, वैक्यूम या एयर की परमिएबिलिटी बोलते हैं। जैसे हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट, उसको क्या होता है, परमिटिविटी बोलते हैं ना, उसी टाइप से ये वैक्यूम और एयर की क्या है, परमिएबिलिटी है। ठीक है, अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर कैसे है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। तो बाकी वैल्यू एरेज कर दे, मेन फॉर्मूला आपका ये है, इसे हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखो बच्चों, हमें ये तो पता है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों आपका ये कांस्टेंट, इसकी कुछ यूनिट होगी नहीं, इसकी कुछ यूनिट होगी नहीं कांस्टेंट, इसलिए आई मतलब एम्पियर हो जाएगा। और बच्चों डीएल है तो लेंथ, लेंथ क्या होगा, मीटर होगा, और ये आर यानी मीटर होगा, मीटर की स्क्वायर हो जाएगी, आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। साइन थीटा की कोई यूनिट होगी नहीं। देखो ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा। अब देखो मीटर जाएगा इस साइड, तो टेस्ला इंटू मीटर, और एम पे जाएगा अपॉन में, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखो बच्चों कुछ हमें वैल्यू और निकालनी है, देखो और वैल्यू निकालनी है। इसकी जो और यूनिट होती है वो होती है बच्चों वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, ये भी यूनिट होती है। देखो ये यूनिट कैसे होती है वो भी कंसिडर करना है। देखो बच्चों हमें ये तो पता, देखो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस कोस ऐसे कुछ होता है ना, ये होता है। देखो तो बच्चों इसकी यूनिट एक्चुअल में वेबर होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, वेबर होती है। लेकिन हमें तो यहाँ पे बी की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे, तो आपका बी रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसकी कुछ यूनिट होगी नहीं। तो एक्चुअल में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। नई नई यूनिट आ रही है बच्चों, ध्यान रखना। हमें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट होती है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम क्या करें, देखो हम ये इस टाइप से कर सकते हैं, इसको बच्चों चेंज करते हैं। देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें देखो एक्चुअल में वेबर, वेबर की वैल्यू क्या आएगी, वेबर की वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड इंटू मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या बोल सकते हो, इसकी यूनिट क्या बच्चों, टेस्ला होती है, यानी टेस्ला इंटू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको ऊपर टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर बनाना है, और वो किसके इक्वल होगा, वेबर के इक्वल होगा।
तो यहाँ पे क्या करें बच्चों, मीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, मीटर। तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को क्या बोलोगे, वेबर बोल दोगे, तो आपका ये वेबर आ गया, अपॉन एम्पीयर इंटू क्या आ गया, मीटर आ गया। प्लस बच्चों इसकी एक यूनिट और होती है, वो होती है न्यूटन अपॉन एम्पीयर स्क्वायर। ये यूनिट कैसे आई, देखो आइए बात करते हैं। ये तो बच्चों हम समझ गए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये यूनिट कैसे आई, ठीक है। टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, ये सब बच्चों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर कैसे है इसके यूनिट, देखो आइए बात करते हैं। बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू क्यू वी बी सेंटर है या बी आई एल सेंटर है, ये वैल्यू हमारे पास है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें इसकी यूनिट चाहिए बी की। तो बी की यूनिट चाहिए तो इसकी हो जाएगी न्यूटन, ये आ जाएगा अपॉन में एम्पियर, ये हो जाएगा बच्चों मीटर। तो बी की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर आ गई, ठीक है। अब आप क्या करो बच्चों, अब है ना हम देखो इस टाइप से कर सकते हैं, देखो ये तो हमने इसको एडजस्ट किया था, तो ये हम इरेज कर सकते हैं, यहाँ से मीटर गया और ये मीटर गया। अब टेस्ला की वैल्यू ये पुट करो, देखो टेस्ला वैल्यू ये पुट करो, मीटर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों मीटर है, अपॉन क्या जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। देखो ये हो गया ना, टेस्ला वैल्यू ये पुट कर दिया हमने, टेस्ला वैल्यू ये पुट कर दी, क्योंकि दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। तो आप क्या करोगे, ये कैंसिल हो गया, तो ये अब ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको सीधा याद रखना है, हमने बता दिया तरीका कैसे था, सीधा क्या याद रखना है आपको, कि आपकी जो यूनिट आएगी वो आएगी म्यू नोट की 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। ये आ गई यूनिट। बच्चों डायमेंशन फॉर्मूला रह गया, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाओगे, इस फॉर्मूले से बनाओगे, तभी मैंने बताया, इजी है, ठीक है। आइए बनाते हैं, देखो हम क्या करें बच्चों, न्यूटन है, न्यूटन अपॉन क्या है, एम्पियर स्क्वायर, बहुत ईजी है। तो न्यूटन का क्या होगा बच्चों, m1 l1 t-2, ये तो हमें याद रखना है बच्चों, न्यूटन वाला। न्यूटन का देखो आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और आपको बच्चों मोमेंटम, और फोर्स, और एनर्जी एंड वर्क डन, इनके डायमेंशन और इनके यूनिट एज इट इज याद होने चाहिए आपको, बाकी जो बनेंगे वो सब इनसे बन जाएगी, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये याद रखने हैं। अपॉन में क्या आ रहा है बच्चों, एम्पियर स्क्वायर आ रहा है, तो आपकी डायमेंशन बन गया m1 l1 t-2 और a-2, ये आपका क्या आ गया बच्चों, डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। तो ये हमारा छोटा सा पार्ट जो टॉपिक का था वो हमने क्लियर कर लिया है। अब हमें आगे कुछ और डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है, इसका वेक्टर फॉर्म देखना है। तो इस वैल्यू को बच्चों इरेज कर दे, देखते हैं, देखो वेक्टर फॉर्म देखते हैं इसका। ये बच्चों हमारा फॉर्मूला था। अगर आप यहाँ पे वेक्टर्स को शो कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एनकेप लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों एनकेप की डायरेक्शन, या एक्चुअल में आप बोल दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस पॉइंट पर। आइए डिस्कस करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें करंट की डायरेक्शन में अपना थंब करना है, ठीक है। और आपने जो फिंगर है उसको इस टाइप से कर्व करोगे, आप क्या करोगे, इस टाइप से कर्व करोगे। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमारी फिंगर्स आ रही है इनवर्ड, एक्चुअल में यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा बच्चों, इनवर्ड होगा, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आपका करंट एलिमेंट है और ये आपका जो वेक्टर है आर वेक्टर, इसका जो प्लेन है ये वाला प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। और अगर बच्चों इस साइड बात करते हो, इस साइड, तो इस साइड हमारी जो कर्व है फिंगर का वो क्या आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। यहाँ पे तो इनवर्ड जा रहा है, यहाँ पे तो जा रहा है इनवर्ड, यहाँ पे क्या आउटवर्ड जा रहा है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एग्जिट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो डॉट से शो कर सकते हो, और यहाँ पे एंटर कर रही है। एंड एक्चुअल में अगर बात करें तो आपका जो वायर का मैग्नेटिक फील्ड है इस टाइप से बच्चों, ठीक है। यहाँ से तो एंटर कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। तो एंटर करा तो उसको आप क्रॉस शो करोगे, और एग्जिट करेगा तो उसको आप किसे शो करोगे, डॉट से शो करोगे। ये हो गया बच्चों। अब बच्चों इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, देखो इसका वेक्टर फॉर्म इस टाइप से हम चेंज कर सकते हैं, डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई, देखो डी एल वेक्टर क्रॉस आर के अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये कैसे हुआ, आइए बात करते हैं। देखो बच्चों हम रिवर्स चलते हैं, देखो डी एल वैक्टर इंटू आर कैप को मल्टीप्लाई करो, देखो तो क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा डी एल, इसका मैग्नीट्यूड डी एल होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, 1 होता है। यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, तो आ रहा है क्या आपका डीएल साइन थीटा आ रहा है, ये वैल्यू क्या है, डीएल साइन थीटा आ रही है। तो आपने डीएल साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट की है, सही तो पुट किया आपने।
भाई डीएल साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट की, सही पुट की है, और आप क्या कर सकते हो एन कैप और लगा सकते हो। तो एक्चुअल में डीएल साइन थीटा एन कैप की वैल्यू क्या आप पुट कर सकते हैं, डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप यानी यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास यूनिट वेक्टर की वैल्यू है, वो होती है आर वेक्टर अपॉन आर, तो आर यूनिट वेक्टर वैल्यू पुट करो तो आपका एक नया फॉर्मूला आ जाएगा वेक्टर फॉर्म का, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, देखो आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा बच्चों आर वेक्टर, और ये आर आएगा और ये इस आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आर की क्यूब। ये वैल्यू आ गई बच्चों आपके, इस टाइप से फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपके 3 वेक्टर फॉर्म आ गए। ठीक है बच्चों, ये डिस्कशन हुआ हमारा। अगर बच्चों हमें पूछ ले कि भाई वायर पर आप बताओ, अगर आप वायर पर पी पॉइंट कंसिडर कर रहे हो, अगर आप वायर पर पी को पॉइंट कंसिडर कर रहे हो तो उस कंडीशन में या तो पी पॉइंट आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो या यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे करोगे तो एंगल होगा 0 डिग्री, और यहाँ पे करोगे तो एंगल क्या होता होगा 180 डिग्री होगा। तो उस कंडीशन में आपका मैग्नेटिक फील्ड साइन 0 या साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। कहने मतलब है कि वायर पर अगर आप पॉइंट कंसिडर कर रहे हो तो देखो मजेदार चीज है, जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है उसी वायर के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0 होगा, उसके बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखो इस टाइप से, जैसे मान लो ये वायर है इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो इसके हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, लेकिन इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है उस वायर के हर पॉइंट पर खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, वो 0 होगा, लेकिन उससे बाहर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ये बच्चों हमने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, अब बच्चों हमें देखना है कुलाम्स लॉ और बायो सावर्ट लॉ में क्या डिफरेंस है, आइए बात करते हैं। देखो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं कि बायो सावर्ट लॉ और कुलाम लॉ में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट बच्चों सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही लॉ आर स्क्वायर के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी जो आपका आएगा वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकंड है बच्चों दोनों लॉ क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। जैसे अगर आप बात करो कोई पी पॉइंट है, इस पॉइंट पी पॉइंट में हमें बहुत सारे चार्ज हमने कंसिडर करें इसके आसपास, ठीक है, तो इस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो सबको ऐड कर दो तो इस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे बच्चों बहुत सारे आपने वायर ले रखे, उनका अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा, पी पॉइंट पर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो सब वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऐड करके बता दो तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी, तो वो होगी सुपरपोजिशन कंडीशन। और इनमें जो डिफरेंस ये है कि आपका बच्चों यहाँ पे जो आप सोर्स लेते हो कुलाम्स लॉ में जो आप सोर्स लेते हो वो क्या लेते हो चार्ज पार्टिकल लेते हो। चार्ज पार्टिकल क्या होता है स्केलर तो होता है वो जो चार्ज पार्टिकल, देखो ये आपने सोर्स ले लिया तो ये खुद अपने आप में स्केलर है, लेकिन यहाँ पे आपने जो सोर्स ले रखा है मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स ले रखा है चार्ज पार्टिकल, वो खुद स्केलर है। यहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स ले रखा है वो वेक्टर है बच्चों एक्चुअल में, आईडीएल। ठीक है, एक्चुअल में डीएल क्या है वेक्टर है। थर्ड कंडीशन ये है बच्चों, एक्चुअल में हम सिमिलरिटी की बात करें तो सिमिलरिटी ये है कि यहाँ पे बच्चों जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो वो डायरेक्शन होगी बच्चों आर वेक्टर की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आर वेक्टर की डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो होता है आर वेक्टर, और आपका करंट एलिमेंट जो वेक्टर है उसका जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बात कर ली हमने। अब बच्चों अगर डिफरेंस की बात करें, देखो नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो बच्चों आपका कुलाम्स लॉ है वो एंगल पर डिपेंड नहीं करता, और आपका जो बायो सावर्ट लॉ है वो एंगल पर डिपेंड करता है। साइन थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज होगा। देखो अगर आप पी पॉइंट यहाँ पे ले लोगे यहाँ पे लोगे यहाँ पे लोगे, डिस्टेंस इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही आएगी। लेकिन आप पी पॉइंट अगर यहाँ पे कंसिडर करोगे इधर करोगे इधर करोगे इधर करोगे तो उस कंडीशन में एंगल चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी होगी चेंज होगी। ये बात होगी बच्चों। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे आपका जो होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अगर मल्टीप्लाई करें तब देखो क्या वैल्यू आती है। देखो आइए बच्चों इसको थोड़ा समय अरेंज करना पड़ा है। देखो हम क्या करें 4 पाई से क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इस टाइप से अरेंज कर ले एप्सिलॉन नॉट को, और हम क्या करें बच्चों 4 पाई से क्या कर दे डिवाइड करें, तो इस टाइप से इसको अरेंज कर लिया हमने। ठीक है, 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया 4 पाई से डिवाइड कर दिया। इसकी वैल्यू क्या आती है बच्चों, इसकी वैल्यू आती है आपकी 1/9 × 10⁻⁹ ये तो आती है। एक्चुअल में क्या होता है के इज इक्वल टू क्या था बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ और ये अगर चेंज कर दोगे आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो उस कंडीशन में वैल्यू भी अपोन में आ जाएगी प्लस। अब बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी आपकी 10⁻⁻⁷ ठीक है,
अब इसको आप बच्चों सोल्व करोगे तो ये आएगा आपको 9, देखो ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻16। बच्चों इसको हम किस टाइप से अरेंज कर सकते, देखो इसको हम अरेंज कर सकते हैं, देखो इस टाइप से कि आप इसको देखो 3 × 10⁻8 कर दो और ऊपर क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अब ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है वैक्यूम में लाइट की स्पीड, वैक्यूम में लाइट की स्पीड की वैल्यू है। तो एक्चुअल में ये इसको आप सी कंसिडर कर सकते हो, तो सी की क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। तो एक्चुअल में जो वैल्यू आ रही है एप्सिलॉन नॉट और आपका म्यू नॉट का मल्टीप्लाई क्या होता है 1/c² के इक्वल होता है। ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगी। अब बच्चों हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और हम देखेंगे बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन।